हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड यानी जैक द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। कक्षा 9 है, विषय गणित और समय दिया हुआ रहेगा 1.5 घंटा और टोटल प्रश्न 40 दिए हुए रहेंगे, जिसमें से प्रत्येक सवाल का 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। जो आपको सही लगेगा उसी पे टिक लगाना है। तो सबसे पहला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q दो पूर्णांक हो और q बराबर 0 न हो। यानी ऐसी कोई संख्या जिसे हम बटे के रूप में लिखें और नीचे वाला यानी हर का जो मान होगा वो कभी भी 0 ना हो, ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/2 एक परिमेय संख्या है। तो हम परिमेय संख्या का परिभाषा क्या जान रहे हैं, ऐसी कोई संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखेंगे। जैसे p/q के रूप में अगर कोई संख्या लिखा जाए और q का मान अगर कभी भी 0 ना हो, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ये 3p है और ये 2 क्या है, q, तो p/q के रूप में, इसीलिए 3/2 क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन q का मान अगर 0 हो जाता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे 3 अगर हम 0 लिख देते ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ हम 3 लिख दें तो क्या ये 3 परिमेय संख्या है या नहीं। तो आप सोचेंगे शायद ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये परिमेय संख्या है। क्यों है, हम क्या बताएं, p/q के रूप में अगर किसी भी संख्या को लिखें तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो 3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। 3 को अगर 1 से भाग देंगे तो 3 ही रहेगा। तो हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं। ये अंश हो गया और ये हर, ये p और ये q। यदि किसी संख्या को अगर हम p/q के रूप में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो ये 3 क्या है, p, और ये 1 क्या है, q। तो p/q के रूप में है, इसीलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर सिर्फ हम 1 लिख देंगे तो क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया p और ये हो गया q। तो अगर ऐसी कोई संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखें और q का मान अगर 0 ना हो तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ 0 लिख दें तो क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं, तो आप सोचेंगे शायद ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता, लेकिन ये भी परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि हम 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं। यानी 0 को अगर हम भाग देंगे 1 से तब भी 0 आएगा। तो ये अंश हो गया और ये क्या है, हर, यानी ये p और ये q। तो p/q के रूप में है, इसका मतलब ये भी क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन अगर हम इसी को उलट दें, यानी 1 अगर हम 0 लिख दें तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ नोट में क्या बताए थे, q का मान अगर 0 हो जाए तो उसे हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। और एक चीज आपको याद रखना है, यदि कोई संख्या अगर रूट के अंदर हो और अगर उसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकले तो वो भी एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, और 1 नंबर ऑप्शन में कह रहा है √23, बी में है पाई, सी में है 0.0100100100001, इस तरह से डॉट डॉट है। तो सबसे पहला सवाल कह रहा है कि कौन इनमें से परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या जान रहे हैं, ऐसी कोई संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 ना हो तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ऑप्शन पे जो दिया गया है उस पर हम गौर करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है √23। ये जो √23 है, √23 को तो हम √23/1 लिख सकते हैं। तो क्या ये p/q के रूप में लिख दिए तो क्या ये परिमेय संख्या, बिल्कुल भी ये परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए सिर्फ ये शर्त नहीं है कि उसे हम बटे में लिख दें, बटे के साथ साथ ये जो दोनों संख्या p और q वो पूर्णांक में होना चाहिए, जबकि ये √23 पूर्णांक में नहीं है, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। अगला ऑप्शन कह रहा है पाई। तो याद रखें, जब भी पाई दिया हुआ रहेगा तो वो एक अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आता है। लेकिन पाई का मान अगर कभी भी दिया हुआ रहेगा, जैसे पाई का मान 3.14 होता है और पाई का मान 22/7 भी होता है, तो अगर पाई का मान 22/7 या 3.14 दिया हुआ रहेगा तो वो परिमेय संख्या है। लेकिन अगर सिर्फ पाई दिया हुआ रहेगा तो वो क्या है, अपरिमेय संख्या। अगला ऑप्शन कह रहा है 0.01001 फिर 0001 फिर डॉट डॉट, यानी यहाँ 1 बार 0, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार, अगला हो सकता है 5 बार होगा, 6 बार होगा, 7 बार। इस तरह का अगर 0 में पुनरावृत्ति हो रही है, यानी 0 बार बार अगर आए तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या नहीं कहते हैं। और अगला है और एक ऑप्शन, यानी 4 नंबर का जो ऑप्शन है डी नंबर में, वो है √225। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये रूट जो 225 है, अभी तो लग रहा है ये √225 पूर्ण
वर्ग संख्या नहीं है। नहीं, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि रूट 225 का मान 15 होता है और 15 एक परिमेय संख्या है। क्यों है, हम क्या बताएं अभी, यानी ऐसी कोई संख्या जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं, तो ये 15 क्या हो गया, परिमेय संख्या, और 15 को हम रूट 25 भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये डी नंबर ऑप्शन सही है। यानी यह सवाल में कह रहा था कि कौन निम्न में से परिमेय संख्या है, तो 4 नंबर परिमेय संख्या, यानी रूट 225 एक परिमेय संख्या है। अगला सवाल कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच है। तो चलिए देखते हैं 2 नंबर का सवाल। 2 नंबर का सवाल कह रहा है कि कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। तो सबसे पहला ऑप्शन है 1 नंबर में 7/2, बी नंबर में ऑप्शन है 7/5, सी नंबर में है 3/2 और डी में है कह रहा इनमें से कोई नहीं। यानी इसको आप याद रखेंगे कि ये है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सवाल कर रहे हैं 3 और 4 के बीच, ये जो निम्न में दिया गया ऑप्शन है, ये 3 और 4 के बीच कौन सा संख्या स्थित है। तो सबसे पहला ऑप्शन पे हम गौर करेंगे 7/2। 7/2 का क्या मतलब है, यानी 7 को अगर हम 2 से भाग देंगे, यानी 7 रुपया को अगर हम 2 जगह बांटेंगे तो कितना होगा, 3.5 रुपया करके, तो ये हो गया 3.5। तो क्या ये 3.5 3 और 4 के बीच में है कि नहीं, यानी 3 रुपया और 4 रुपया के बीच में 3.5 रुपया है या नहीं। तो आप कहेंगे बिल्कुल ये 3.5 3 और 4 के बीच स्थित है। इसका मतलब ये 1 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला है 3 नंबर का सवाल, √5 माइनस √2 ब्रैकेट में है, फिर √5 प्लस √2, और इसका कह मान निम्न में से कौन है। 3 नंबर का सवाल है √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। आप जानते होंगे एक सर्वसमीका होता है a प्लस बी और a माइनस बी अगर रहेगा गुना में तो उसका a² माइनस बी स्क्वायर होता है। जैसे अगर a माइनस बी हो और a प्लस बी, तो उसे हम लिखेंगे a² माइनस बी स्क्वायर। और एक चीज, ये अगर आगे पीछे रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी a प्लस बी को अगर हम पहले लिख दें और a माइनस बी को बाद में, तब भी a² माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी कोई भी अगर a माइनस बी और अगर a प्लस बी के रूप में दिख गया तो हम उसे डायरेक्ट लिखेंगे a² माइनस बी स्क्वायर, या तो अगर a प्लस बी a माइनस बी के रूप में भी दिखा तो भी हम उसे लिखेंगे a² माइनस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये है a और ये क्या है b, फिर ये a और ये क्या है b, तो a माइनस बी और यहाँ है a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी को हम क्या लिखते हैं a² माइनस बी स्क्वायर। यानी ये जो √5 दिख रहा है ये है a और ये √2 b है। तो जब भी a माइनस बी और a प्लस बी रहेगा तो उसे हम लिखेंगे a² माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह है √5, तो √5 का स्क्वायर हो गया, माइनस b के जगह है √2 का स्क्वायर। तो आप जानते हैं √5 का स्क्वायर √25 होता है और √25 का मान 5, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि √5 का स्क्वायर 5 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है। यानी ऐसे तो √2 का स्क्वायर 4 होता है, √4 होता है और √4 का मान हम जानते हैं 2 होता है, तो डायरेक्ट √2 का स्क्वायर को हम 2 लिख सकते हैं। तो 5 में अगर 2 को घटाएंगे तो 3 होगा, यानी मेरा आंसर कितना आया 3। और यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन कह रहा है ए नंबर में 2√5, बी में कह रहा है 2√2, सी में कह रहा है 23 और डी में कह रहा है 3। तो आप देख पा रहे हैं डी नंबर का ऑप्शन सही है, क्योंकि डी में दिया हुआ है 3 और मेरा आंसर कितना आया है 3। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डी का जो ऑप्शन है वो सही है, तो आप डी नंबर पे टिक लगाएंगे। अगला सवाल कह रहा है 32 पर पावर 2/5, यानी एक सवाल है 4 नंबर। 4 नंबर का सवाल कह रहा है 32 पर पावर है 2/5। तो 32 को हम ऐसी संख्या के रूप में लिखेंगे जिसका घात 5 हो। सबसे पहले हम 32 का एलसीएम निकाल के देखते हैं। 2 से ये 16 होगा, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, यानी 2 2 2 2 क्या बार है 1 2 3 4 5, यानी 32 को हम 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं। यानी 2 को अगर आप 5 बार गुना करेंगे तो वो 32 आएगा और 32 को हम 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं। यानी 32 2 पर पावर 5 के बराबर है और 2 पर पावर 5 32 के बराबर है। यानी 32 के जगह हम क्या लिखेंगे 2 पर पावर 5, तो 32 के जगह लिख दिए 2 पर पावर 5, 32 के जगह सिर्फ लिखेंगे 2 पर पावर 5 और फिर बाहर में है 2 पर पावर 2/5। इस 5 को इस 5 के साथ काट दिए, बच गया 2 पर पावर 2। अब ये 2 पर पावर 2 का क्या मतलब है, जैसे 2 पर पावर अगर 2 रहेगा तो 2 को 2 बार लिखना है इस तरह से गुना में। अगर 3 पर पावर 2 रहता तब 3 को हम इस तरह से 2 बार लिखते, लेकिन यहाँ है 2 पर पावर 2। 2 पर पावर 2 का मतलब 2 को 2 बार लिखेंगे गुना में, तो 2 और 2 को गुना करें कितना होगा 4, तो इसका आंसर हो गया 4। तो अब यहाँ ऑप्शन में दिखेंगे 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो है 2,
बी नंबर का ऑप्शन में है 4, सी नंबर का ऑप्शन है 8 और डी नंबर का ऑप्शन है 16। तो आप देख सकते हैं हम लोग का जो आंसर आया है वो 4 है और यहाँ 4 बी नंबर पे है, इसलिए ये बी नंबर का ऑप्शन सही है। तो आप बी नंबर पे टिक लगाएंगे। अगला सवाल कह रहा है इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बहुपद होने के लिए क्या शर्त है। तो आप जानते होंगे बहुपद किसको कहेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बहुपद होता क्या है। बहुपद का मतलब, बहु का मतलब होता है बहु यानी बहुत सारा, और पद का मतलब होता है पद, टर्म। जैसे ये 3x + 6 लिख दिए, ये एक बहुपद है। ये जो आप 3x दिख रहे हैं और ये जो 6, ये दोनों अलग अलग पद है, यानी 2 से ज्यादा इसलिए 2 है, इसीलिए ये बहुपद है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा भी रहेगा तब भी वो बहुपद ही कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसे 3/x लिख देंगे तो ये बहुपद नहीं है। अगर हम x/3 लिख देंगे फिर ये बहुपद है। आप सोचेंगे कि 3/x बहुपद नहीं है, x/3 बहुपद है, तो हम कैसे जानेंगे कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो आप याद रखेंगे ये जो बटे है ना, ये बटे के नीचे अगर कोई चर आ जाता है, चर का मतलब A से Z तक जितना भी लेटर लिखा हुआ रहता है सबको चर कहते हैं। तो 3/x यानी x जो है वो बटे के नीचे है, यानी बटे के नीचे अगर कोई चर रहता है तो उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 3x⁻1। अब ये 3 को 3 लिख दें गुना x⁻1 है, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो x⁻1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x⁻1। यानी अगर किसी भी चर पर घात अगर माइनस में आ जाए, ये जो आप -1 देख रहे हैं इसको घात कहते हैं, अगर घात अगर माइनस में कभी भी आ जाए तो वो बहुपद नहीं होता है। इसीलिए 3/x बहुपद नहीं है। लेकिन ये बहुपद है। क्यों बहुपद है? ये बटे के ऊपर में है, यानी अंश में अगर कोई भी चर रहेगा तो बहुपद होगा। लेकिन अगर हर में अगर कोई भी चर रहता है तो वो बहुपद नहीं होता है। लेकिन अगर इसी को हम इस तरह का एक उदाहरण लेते हैं कि 3√x, ये बहुपद है कि नहीं। तो आप सोचेंगे कि ये बहुपद है या नहीं है, तो बिल्कुल भी ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? 3 की जगह हम 3 लिख दें। √x का मतलब होता है x⁻1/2, यानी रूट का मतलब होता है घात में 1/2। और आप ये भी याद रखें कि यदि किसी भी चर पर घात अगर बटे में हो तो वो भी बहुपद नहीं होता। यानी चर है ये और ये घात में बटे है, इसका मतलब ये भी एक बहुपद नहीं है। लेकिन अगर हम 3x² लिख दें तो ये बहुपद है। क्यों है? ये जो आप घात 2 देख रहे हैं ये बटे में भी नहीं है और माइनस में भी नहीं है। शर्त 2 चीज याद रखना है। एक, अगर घात माइनस में हो जाता तब भी बहुपद नहीं होगा, और दूसरा अगर घात बटे में आ जाए तो भी बहुपद नहीं होगा। तो जैसे 1-2 हम उदाहरण लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सेट के बारे आगे और चलते हैं। जैसे 3x² + 10x + 6/y, क्या ये बहुपद है या नहीं? तो आप सोचेंगे कि ये बहुपद है, लेकिन यहाँ बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्या बताए थे? अगर बटे के नीचे अगर कोई भी चर रहता है, चर का मतलब A से Z तक जितना भी लेटर है, तो A से Z तक ये y भी आता है, तो ये बटे के नीचे है। बटे के नीचे अगर कोई भी चर रहता है उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे, तो ये बहुपद नहीं है। लेकिन ये अगर इसी तरह का एक सवाल 3x² + 10y + 6 है तो ये बहुपद है। तो अब सवाल की ओर चलते हैं। तो 1 नंबर का ऑप्शन में दिया हुआ है x² + 6x + 7। 1 नंबर का ऑप्शन 5 का x² + 6x + 7। बी नंबर का ऑप्शन है x + 3y + 4। सी नंबर का ऑप्शन है x + 5/y + 105। डी नंबर का ऑप्शन है x - 2y + z। अब कह रहा है इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए क्या शर्त है, क्या बताएं? अगर कोई भी बटे के ऊपर अगर चर रहता है तो वो बहुपद होगा, लेकिन बटे के नीचे अगर कोई चर रहता है तो वो बहुपद नहीं होगा, पहला कंडीशन। उसके बाद अगर चर में घात बटे में आ जाए, बटे का मतलब सिर्फ 1/2 नहीं, कुछ भी आ जाए बटे में, तो वो बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ कह रहा है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे ये बहुपद है या नहीं। तो ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? बटे के नीचे y लिखा हुआ, यानी बटे के नीचे अगर चर लिखा हुआ रहेगा तो वो बहुपद नहीं होता है। और ये भी एक बहुपद है। तो यहाँ सवाल में कह रहा है कि कौन बहुपद नहीं है।
तो ये जो आप देख रहे हैं x प्लस 5 बटा वाई प्लस 105, ये बहुपद नहीं है। तो 5 नंबर का ऑप्शन सी नंबर सही है। तो 5 नंबर पे आप सी नंबर को टिक लगाएंगे। अगला सवाल कह रहा है कि x माइनस 2 का शून्यांक कौन है। x माइनस 2 का शून्यांक कौन है, x माइनस 2 का शून्यांक कौन है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे शून्यांक का क्या मतलब होता है। जैसे इस संख्या के साथ x लगा हुआ है, तो x का जो मान होगा उसी को हम शून्यांक कहेंगे। लेकिन अगर सवाल में y प्लस 2 रहता तो y का जो मान निकलेगा उसे शून्यांक कहते हैं। यानी यहाँ x का जो मान होगा उसको भी शून्यांक कहेंगे, यहाँ जो y का मान होगा उसको भी शून्यांक कहेंगे। तो कह रहा है x माइनस 2 जो है इसका शून्यांक क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ इसका मान निकालेंगे, लिखेंगे यदि x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 0 इसको उधर कर देंगे प्लस 2, x बराबर दोनों को जोड़ देंगे। यानी x और 2 को अगर जोड़ेंगे, 0 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 2। तो x का मेरा मान कितना आ गया 2, तो इसका शून्यांक 2 होगा। और एक चीज आप लोग जानते होंगे कि अगर x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे तो y प्लस 2 बराबर 0 अगर लिखेंगे तो y बराबर 0 माइनस 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा -2। तो ये जो y का मान -2 है, आप एक चीज देख पा रहे हैं कि y का मान अगर माइनस में है तो यहाँ y के साथ प्लस में संबंध है, और अगर यहाँ x का मान अगर माइनस में 2 है तो x का मान 2 है। यानी x का मान अगर 2 है तो यहाँ x के साथ माइनस में संबंध है, और अगर y का मान माइनस में 2 है तो y के साथ ये प्लस में संबंध है। यानी x माइनस 2 अगर है तो उसका आंसर प्लस 2 आ रहा है, और अगर y प्लस 2 सवाल है तो उसका आंसर -2 आ रहा है। यानी अगर x माइनस 2 है तो उसका आंसर 2 आएगा, और अगर x प्लस 2 है उसका आंसर -2 आएगा। यानी अगर यहाँ चिन्ह माइनस का रहेगा तो उसका आंसर प्लस में आएगा, और अगर यहाँ प्लस रहेगा तो उसका आंसर माइनस में आएगा। तो आप डायरेक्ट टिक लगा देना। जैसे x प्लस अगर 2 सवाल रहता तो और कहा था कि इसका शून्यांक क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस होगा। -2 क्यों होगा, यहाँ प्लस है तो x का मान उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 -2, तो 0 में अगर 2 को घटाएंगे तो -2 होगा। तो इस तरह से x प्लस 2 अगर रहेगा और डायरेक्ट पूछा जाए कि इसका शून्यांक क्या है, तो आप डायरेक्ट -2 पे टिक लगाएंगे। लेकिन यहाँ सवाल कर रहा था कि x माइनस 2 बराबर अगर 0 करेंगे, या डायरेक्ट अगर x माइनस 2 का शून्यांक निकालेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0 लिखना पड़ेगा। तो x बराबर 0 उसको उधर करेंगे तो 0 प्लस 2 हो जाएगा, और x बराबर 2। तो x बराबर 2 है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर में है 0, बी नंबर में है 1, सी में है 2, डी में है 16। आप यहाँ देख रहे हैं x का मान 2 है और यहाँ 2 सी नंबर पे है, तो इसलिए इसका आंसर सी नंबर सही होगा। तो आप 6 नंबर का आंसर सी पे टिक लगाएंगे। अगला कह रहा बहुपद इतना इतना का घात बताइए। अब जानना है घात के बारे में। 7 नंबर बहुपद 5x पर क्यूब प्लस 4x पर पावर 4 प्लस 7x प्लस 12 इतना का कह रहा है घात लिखें। हम घात के बारे में सबसे जानेंगे पहले कि घात होता क्या। घात का मतलब होता है पावर, और इसको और एक नाम डिग्री भी कहते हैं। अब ये डिग्री, पावर, घात क्या है, यानी किसी भी चर पर जो अधिकतम संख्या होगा, ऊपर में जो सबसे ज्यादा संख्या लिखा हुआ होगा उसी को घात कहते हैं। जैसे यहाँ x पर पावर 3 है, यानी x पर घात 3 है, और यहाँ x पर पावर घात 4 है, और यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ 1 भी है, 4 भी है और 3 भी है, यानी 3 है, 4 है और 1 है। तो इन तीनों में जो सबसे बड़ा होगा वही घात होता है। तो ये बहुपद जो दिया गया है इसका घात क्या होगा, 4 होगा। तो सबसे पहले देखेंगे इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो हम तो जान रहे हैं इसका आंसर 4 होगा। तो 1 नंबर का ऑप्शन है 3, बी नंबर का ऑप्शन है 4, सी नंबर का 7, और डी नंबर में है 12। तो अब यहाँ देख पा रहे हैं x पर जो सबसे ज्यादा संख्या होगा उसी को क्या कहेंगे, घात। तो आप यहाँ देख रहे हैं 4 है बी नंबर पे, तो बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल कर रहा है यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अगर x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल क्या होगा। यानी पी एक्स और जी एक्स दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि आर एक्स का मान क्या होगा, यानी शेषफल क्या होगा। तो इसे हम 2 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो भाग देके और दूसरा मान रख के भी सॉल्व किया जा सकता है। तो सवाल है बहुपद 8 नंबर का सवाल, यदि
बहुपद एक्स पर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग देना और मुझे शेषफल प्राप्त करना है। तो इतना को इतना के साथ भाग भी दे सकते हैं और मान भी रख सकते हैं। चलो हम मान वाला दिखा देते हैं। ये जो x प्लस 1 है लिखेंगे यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर इसको उधर करने के तो 0 माइनस 1 होगा। x बराबर 0 में अगर 1 को घटाएंगे तो -1 यानी x का मान कितना है 1। अब ये जो x का मान 1 है इसमें जहां जहां x है वहां वहां -1 रख देंगे। तो सबसे पहले इस सवाल को यहाँ लिखना है x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और x का मान क्या है -1 यानी इसमें जहां जहां x है वहां वहां -1 रखेंगे। तो x का मान -1 है तो यहाँ x है तो -1 और यहाँ ऊपर में क्यूब प्लस फिर x है तो x का मान माइनस में है माइनस और यहाँ स्क्वायर प्लस x का मान -1 और प्लस 1। अब माइनस को 3 बार गुना करेंगे। याद रखेंगे कि माइनस माइनस अगर सम बार गुना किया जाए तो प्लस हो जाता है और माइनस माइनस अगर विषम बार गुना किया जाए तो माइनस होगा। जैसे -1 को अगर 3 बार गुना करेंगे, 3 एक विषम संख्या है तो माइनस को अगर विषम बार गुना करेंगे तो माइनस होगा यानी इसका चिन्ह माइनस ही रहेगा। और 1 अगर 3 बार गुना करेंगे जैसे 1 गुना 1 अगर 3 बार गुना करेंगे तब भी 1 होगा यानी -1 का क्यूब -1 रहेगा। अब इस प्लस को यहाँ प्लस लिख दिए। माइनस को अगर 2 बार गुना करें क्या बताएं कि माइनस को अगर सम बार गुना करते हैं तो प्लस होगा यानी माइनस को सम बार, ये दो है वो सम है तो माइनस को अगर सम बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर यानी 1 को अगर 2 बार गुना करेंगे तब भी 1 रहेगा। प्लस और माइनस को गुना करेंगे -1 और लास्ट में है +1। अब -1 और +1 ये दोनों कट जाएगा 0 होगा फिर -1 और +1 0 तो इसका शेषफल क्या होगा 0 होगा। तो 8 नंबर का ऑप्शन में दिया हुआ है 1 नंबर में 0, बी में है 1, सी में है 2 और डी में है -2। अब 0 कहाँ है 1 नंबर पे तो इसका ऑप्शन 1 नंबर सही है। अगला कह रहा है 9 नंबर में x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है। तो आप याद रखेंगे दो ये चीज, एक x अक्ष और एक y अक्ष। जब भी x अक्ष का निर्देशांक पूछा जाए तो x 0 होगा और अगर y अक्ष का पूछा जाए तो 0 y होगा। तो यहाँ कह रहा है 9 नंबर का सवाल में x अक्ष का निर्देशांक, तो x अक्ष का निर्देशांक x 0 होता है और अगर y अक्ष का निर्देशांक पूछा जाए तो 0 y होगा यानी जिसके बारे में कहा जाए वो होगा उसके बाद वाला 0 होता है। जैसे x और y में अगर x अक्ष का कह रहा है तो x का x रह गया और y का मान 0 हो जाए, लेकिन अगर x y में y अक्ष का अगर पूछा जाए तो x 0 होगा और y के जगह y रहेगा यानी y का निर्देशांक 0 y होगा और x अक्ष का निर्देशांक x 0 होगा। तो यहाँ सवाल कर रहा था कि x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा तो x 0 होता है। तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। 1 नंबर का ऑप्शन में है 0 0, 1 नंबर का ऑप्शन है 0 0, बी नंबर का ऑप्शन है 0 y, सी नंबर का ऑप्शन है x 0 और डी नंबर का ऑप्शन है 0x। अब यहाँ देख पा रहे हैं x अक्ष का निर्देशांक x 0 होता है और x 0 का x 0 यहाँ है सी नंबर यानी इसका आंसर सी नंबर सही है। तो 9 नंबर का आंसर सी नंबर सही है। अगला 10 नंबर का सवाल कह रहा है मूल बिंदु का निर्देशांक है, यानी दिया गया जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु क्या होता है सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये एक कार्तीय तल है और कार्तीय तल में 4 चतुर्थांश होता है। ये है पहला चतुर्थांश, ये है दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा। इसको x कहते हैं, इसे x डैश, ये y है और ये y डैश। डैश का मतलब होता है माइनस, यानी यहाँ से नीचे माइनस होगा, इधर माइनस, उधर प्लस और ऊपर में प्लस, यानी ये जो पहला चतुर्थांश होगा उसमें प्लस प्लस होगा। अब इसमें यानी चतुर्थांश दूसरा में क्या होगा, x का मान माइनस यानी माइनस का चिन्ह और y में प्लस प्लस, यानी इसमें यानी चतुर्थांश 2 में माइनस प्लस होगा। तीसरा चतुर्थांश में दोनों माइनस, x का भी मान माइनस में होगा और y का भी मान माइनस में होगा और इसमें क्या होगा, x का मान प्लस और y का मान माइनस में। इसको भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ सवाल कर रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मूल बिंदु का मतलब ये x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पे कट रहा है उसका नाम है मूल बिंदु और इसका नाम क्या है, मूल बिंदु, और इसका निर्देशांक याद रखना है 0 0 होता है। तो 10 नंबर का जो आंसर होगा वो 0 0 होगा। तो 10 नंबर का 1 नंबर का ऑप्शन में कह रहा है x 0, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। 1 नंबर का ऑप्शन कह रहा है
x0, बी नंबर में कह रहा है 0y, सी में कह रहा है 0 0 और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या जान रहे हैं कि अगर मूल बिंदु का निर्देशांक पूछा जाए तो 0 0 होता है और 0 0 यहाँ सी नंबर पे सही है, इसीलिए सी नंबर का आंसर सही है।